नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह रहेगा, मैंने इससे पहले पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है कि साइंस क्या होता है, साइंस की कितनी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, और उसमें उन शाखाओं में फिजिक्स के बारे में मैंने बता दिया था, केमिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं बताने जा रहा हूं बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं, ये हम लोगों का लेक्चर 2 है। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है? तो सीधा सीधा इसका नाम ही है जीव विज्ञान, ठीक है, अर्थात जीवों का अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जरा इस जो अंग्रेजी शब्द है बायोलॉजी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो बायोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक शब्दों से बना है। बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक शब्दों से हुई है। और ग्रीक भाषा के किन शब्दों से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है। एक शब्द है बायोस, एक शब्द है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, अर्थात जीवन। और दूसरा लॉजी, ठीक है, यानी कि लॉगस। जो लॉजी शब्द बना है वह लॉगस से बना है, यानी कि डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब वही स्टडी, अध्ययन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, एक बायोस से बना है, एक लॉगस से बना है। बायोस जो शब्द है उसका अर्थ होता है लाइफ, अर्थात जीवन, और जो लागस शब्द होता है यानी कि डिस्कोर्स, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, यानी कि अध्ययन। तो यहाँ से यह खुद इसका जो संधि विच्छेद कह लीजिए ग्रीक भाषा के हिसाब से, वह क्या बता रहा है कि जीवन का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो एक बार पुनः मैं परिभाषित कर देता हूँ बायोलॉजी शब्द। बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, अर्थात जीवों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अभी ना देखिए, तो ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को पुनः हम लोग बांटे हैं मैकेनिक्स, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो कितने हो जाए? 8 भाग में हमने बांटा है किसको? फिजिक्स को भाग। केमिस्ट्री को हम लोगों ने 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे ही बायोलॉजी को 2 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो हम लोग मुख्यतः बात करते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स के जो ये 8 पार्ट हैं, 8 जो ब्रांच हैं, इसमें हम कैसे अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ। मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि बल और बल के प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके बारे में आपका जो न्यूटन लॉ है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ कह लीजिए, चाहे न्यूटन का जो तीनों नियम है, गति के जो समीकरण है, ठीक है, घूर्णन जो गति है, इस सब का अध्ययन करते हैं हम लोग। किस में? मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं। बल और बल के प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करते हैं, किस में? मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। साउंड आप जानते हैं कि साउंड एक तरंग है। तो ध्वनि वाले चैप्टर में हम ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात हम वेव के बारे में अध्ययन करते हैं। हीट यानी कि ऊष्मा, ये
ये हीट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा और कार्य में तुल्यता क्या है, कैसे ऊष्मा और कार्य में संबंध है, ठीक है ना। ऊष्मा का स्थानांतरण कितने विधियों द्वारा होता है, ठीक है। ऊष्मी साम्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ऊष्मा और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, ऊष्मा का मापन हम कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग हीट के बारे में। लाइट, प्रकाश, प्रकाश में हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश से संबंधित सिद्धांत कौन है, जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इन सब बारे में हम अध्ययन करते हैं। लाइट के जो गुण हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब हम लाइट में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो विद्युत, विद्युत के बारे में अध्ययन करते हैं कि विद्युत है क्या, आवेश क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अध्ययन करते हैं। संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। उसके बाद हम रेजिस्टेंस अध्ययन करते हैं, बल्ब की संरचना क्या होती है, इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में अध्ययन करते हैं हम लोग। मैग्नेटिज्म, इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पृथ्वी का चुंबकत्व कैसे आता है, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय शक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, किसी चुंबक को रखने पर हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा क्यों रखता है, जब किसी धारावाही परिनालिका में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करने लगता है, ठीक है ना। तो चुंबक से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं उन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, मैग्नेटिज्म में करते हैं। इसके बाद है मॉडर्न और एटॉमिक फिजिक्स, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। जो फंडामेंटल फोर्स हैं, ठीक है, वह कैसे उत्पन्न होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स यानी कि हम लोग न्यूक्लियस की बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। नाभिकीय बल कैसे काम करता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ट्रांजिस्टर का अध्ययन करते हैं, डायोड का अध्ययन करते हैं, ट्रायोड का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फिजिक्स के जो 8 पार्ट है उसमें हम अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो ये सारे अलग अलग आप पढ़ेंगे। मैकेनिक्स अलग पढ़ सकते हैं, साउंड अलग, हीट अलग, लाइट के अलग, इलेक्ट्रिसिटी अलग, मैग्नेटिज्म अलग, मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम इंटरमीडिएट लेवल में ऐसा मतलब चैप्टर वाइज तो अलग अलग रहेगा, लेकिन स्पेशली कोई किताब अलग अलग नहीं रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का विकास होता जाएगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग भी पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ा कि फिजिक्स जो है वह 8 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके ब्रांचेज 8 है, मैकेनिक्स, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में हम लोग जो अकार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन न पाया जाता है मुख्यतः उसका अध्ययन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, वह कैसे होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा पदार्थ किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के बाद अंतिम उत्पाद क्या होता है, ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। तो ये केमिस्ट्री को 3 भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। वैसे ही बायोलॉजी को बांटा गया है जूलॉजी में और किस में, बॉटनी में। जूलॉजी वहीं जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो जैसे जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, तो जीव अब 2 तरह के बट जाते हैं। जीव में अब आ जाते हैं जैसे एक जंतु आ जाते हैं और एक पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए अलग एक शाखा बनाई गई है और जीव जंतुओं के लिए एक अलग शाखा बनाई गई है।
तो बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन हम लोग करते हैं। जूलॉजी यानी कि उसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का मतलब वही मनुष्य हो गया, चाहे और भी कोई जानवर है, उनका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपने फिजिक्स के भाग पढ़ा, केमिस्ट्री के भाग पढ़ा और बायोलॉजी के भाग पढ़ा, ठीक है ना। और कैसे अध्ययन करते हैं, क्या क्या अध्ययन करते हैं, ये आपको मैंने बताया। अब जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पढ़ना है बल के बारे में, ठीक है ना। बल्कि बल के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ना है, मूल बल के बारे में पढ़ना है। तो मूल बल के बारे में पढ़ना है तो पहले मैं बल को परिभाषित कर लूँ कि आखिर बल होता क्या है। उसके बाद मैं परिभाषित करूँगा कि मूल बल क्या होता है, फंडामेंटल फोर्स क्या होता है, फंडामेंटल फोर्स क्या होता है। तो एक बात मैं बता दूं, अब जाहिर सी बात है कि आखिर इस जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें आपको बल के बारे में पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। पहला चैप्टर तो आपका क्या है, पहला चैप्टर आपका है भौतिक जगत, यानी इसमें फिजिक्स के बारे में बताना था, उसकी शाखाओं के बारे में बताना था, उसके उपयोग के बारे में बताना था, उसमें किन किन वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है, योगदान दिया है, इसके बारे में बताना है। और भौतिकी और समाज के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, भौतिक यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, क्या अंतर पड़ता है, एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, इस पर चर्चा करना था। तो यहाँ पे मूल बल पढ़ाने का क्या तात्पर्य है। तो एक बात मैं बताना चाहूँ कि जो फिजिक्स है उसमें विशेषता हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको जोड़कर हम एक नियम बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग विज्ञान का और भी अभूतपूर्व विकास कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे शाखाएं लिखा था, एक लिखा था इलेक्ट्रिसिटी और एक लिखा था मैग्नेटिज्म, इसको जोड़ दिया गया। ये दो शाखाएं हैं लेकिन अब क्या मानी जाती हैं, एक शाखा मानी जाती हैं, और इनको मिला जुला कर क्या बन गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन गया है। इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज्म भी, ये दोनों जोड़कर क्या बन गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन गया है, ठीक है ना। उसी तरह से लाइट और वेव, ये दो अलग अलग चीज़ें थी। लाइट का अलग अध्ययन हम लोग करते थे, वेव का अलग अलग करते थे, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अलग अलग। लेकिन मैक्सवेल ने बताया कि लाइट और वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक है, तो लाइट और वेव्स को इन्होंने जोड़ा, ठीक है ना। उसी तरह से डी ब्रॉगली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। उन्होंने किसको किसको एक किया, वेव को और किसको, मैटर को एक किया। उन्होंने कहा कि जो मैटर है वह वेव की तरह व्यवहार कर सकता है, बिहेव कर सकता है, और जो वेव है वह मैटर की तरह बिहेव कर सकता है। इनको क्या किया, इकट्ठा किया, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को मूल बल इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि विज्ञान का यानी कि भौतिकी का मूल मकसद है एकीकरण। किनका एकीकरण, बलों का एकीकरण। इसीलिए इस चैप्टर में बल के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है कि बलों का एकीकरण कैसे किया गया है, एकीकरण, ठीक है ना। हमारे प्रकृति में बहुत सारे बल हैं भाई, हमारे प्रकृति में बहुत सारे बल हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, श्यान बल, घर्षण बल, संसंजन बल, आसंजन बल, नाभिकीय बल, ठीक है। ऐसे तमाम बल आप पढ़े होंगे, ठीक है। आवर्ती बल, बहुत सारे बल आप पढ़े होंगे। तो क्या हमारे प्रकृति में इतने सारे बल होते हैं? नहीं, बल्कि मुख्यतः 4 प्रकार के बल होते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मुख्यतः कितने बल होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बल क्या होता है। एक बात जरा हम लोग सोचें, यदि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ये मार्कर है हमारे हाथ में, ये मार्कर है, ये क्या जिस अवस्था में मैंने रखा है वो उसी अवस्था में रहेगा, हकीकत है। यदि इसकी अवस्था चेंज हो सकती है तो कोई ना कोई बाह्य बल लगेगा। जैसे मैं दूसरे हाथ से खींचूं तो दूसरे हाथ से कोई ना बाहरी चीज लगा है, चाहे मैं अपना ये हाथ नीचे करूं तब यह मार्कर अपनी स्थिति से हटेगा। तो इस जो मार्कर मैंने लिया है उसकी स्थिति में परिवर्तन कब हुआ, जब मैंने उस हाथ को खींचा। हाथ को खींचने से क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा, वह नीचे आ जाएगा। या दूसरे हाथ से खींचा मैं, ठीक है ना,
तो इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कब हुआ? जब कोई ना कोई बाह्य बल लगा तब। तो इसी के आधार पर हम लोग बल को परिभाषित करते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। या फिर सीधे साधे शब्दों में हम कहते हैं कि बल वह ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो आपने बल के बारे में समझा कि बल ऐसा भौतिक कारक है, ठीक है, बाह्य कारक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि बल कितने होते हैं। तो मैंने बहुत सारे बलों का नाम लिया है, तो मैं कुछ बलों का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने नाम लिया है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा मैंने नाम लिया है वैद्युत बल, तीसरा मैंने नाम लिया है चुंबकीय बल, इसके बाद मैंने नाम लिया है श्यान बल, इसके बाद मैंने नाम लिया है घर्षण बल, इसके बाद मैंने नाम लिया है नाभिकीय बल, इसके बाद मैंने नाभिकीय बल दो तरह के, क्षीण नाभिकीय बल और इसके बाद प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, उसके बाद ससंजन बल, इसके बाद आसंजन बल, इसके बाद बहुत सारे हम ले सकते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे बलों का नाम लिया है, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, श्यान बल, घर्षण बल, क्षीण नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ससंजन बल, आसंजन बल। तो क्या हमारे प्रकृति में इतने सारे बल हैं? नहीं, इतने सारे बल तो हैं, लेकिन मुख्यतः 4 बल हैं जिन बलों को हम लोग मूल बल कहते हैं, ठीक है ना। तो मूल बल कौन कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल मूल बल है। देखिए, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, इन दोनों बलों को मिला दिया गया। शुरू में मैंने बताया है कि वैद्युत बल और चुंबकीय बल ये 2 अलग अलग बल माने जाते थे, लेकिन इनका एकीकरण किया गया और उसका नाम हुआ क्या? विद्युत चुंबकीय बल। तो इन दोनों का नाम बदलकर हो गया विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल और चुंबकीय बल, इन दोनों को मिला जुला कर नाम क्या बन गया? विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल, ये तीसरा हो गया, और प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, ये क्या हो गया? चौथा मूल बल हो गया। तो मूल बल कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा कौन है? विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा कौन है? क्षीण नाभिकीय बल, चौथा कौन है? प्रबल नाभिकीय बल। अब एक बात मैं बताऊं, मैंने ये नहीं बताया है कि मूल बल होता क्या है। तो अब मैं मूल बल को परिभाषित कर लेता हूं। मैंने बताया है कि इस प्रकृति में बहुत सारे बल हैं, लेकिन मुख्यतः 4 बल हैं, और जो बाकी के बल हैं इन्हीं 4 बलों से ही उत्पन्न होते हैं। तो मूल बल किसे कहते हैं? वे बल, ऐसे बल जो अन्य बलों से उत्पन्न नहीं होते हैं, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, अन्य बलों से उत्पन्न नहीं होते हैं, उनको मूल बल कहते हैं। और बाकी जो बल है वह व्युत्पन्न बल है। इन चारों को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी बल बचे वह क्या है? व्युत्पन्न बल हुए। तो व्युत्पन्न बल किसे कहते हैं? ऐसे बल जो मूल बलों से उत्पन्न होते हैं, उस तरह के बल को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न बल बोलते हैं। जैसे घर्षण बल, घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक तरह से वैद्युत चुंबकीय बल ही है, ठीक है ना।
तो यहाँ से आपको पता चला कि जो संसंजन बल है, आसंजन बल है, घर्षण बल है, श्यान बल है, ये सारे जो बल हैं वह मूल बलों से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे घर्षण बल जो है वह विद्युत चुंबकीय बल से उत्पन्न होता है, यानी कि जो घर्षण बल है हकीकत में कैसा बल है, विद्युत चुंबकीय बल ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने पढ़ा मूल बल क्या होते हैं। तो मूल बल किसे कहते हैं? मूल बल ऐसे बल होते हैं जो अन्य बलों से उत्पन्न नहीं होते हैं, उन बलों को ही हम लोग मूल बल कहते हैं। मूल बल कितने होते हैं? मूल बल 4 होते हैं। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा क्या होता है? क्षीण नाभिकीय बल, चौथा क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल। तो इस तरह से आप लोगों ने बल के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब मैं आपको अलग अलग बलों का परिचय देता हूँ, मूल बलों का अलग अलग परिचय देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल का परिचय दूंगा, विद्युत चुंबकीय बल का परिचय दूंगा, क्षीण नाभिकीय बल का परिचय दूंगा, प्रबल नाभिकीय बल का परिचय दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल का परिचय देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सवाल ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। मैंने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का परिचय मैं दे रहा हूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है ये समझ लीजिए। दो वस्तुएं, ब्रह्मांड में दो वस्तुएं चाहे दो कण अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो द्रव्यमान के कारण जो लगने वाला बल होता है उस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो दो वस्तुओं के बीच, दो पिंडों के बीच, दो कणों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में किसकी भूमिका होती है? द्रव्यमान की भूमिका होती है। द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। द्रव्यमान नहीं रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन जी ने अपना नियम दिया था। अब सवाल ये है कि न्यूटन जी ने अपना नियम क्या दिया था। तो समझ लीजिए न्यूटन जी ने अपना नियम क्या दिया था, जिस बात को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण संबंधित न्यूटन जी ने अपना नियम दिया, जिसे हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। अब सवाल यह है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो समझ लिया जाए कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में दो वस्तुएं चाहे दो कण यदि स्थित हो, एक को मान लेते हैं द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं? m2। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? r। तो इन्होंने ये बताया कि पहला जो वस्तु है वह बल लगाएगी गुरुत्वाकर्षण बल दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी। ठीक है ना। और जो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, चाहे पहला दूसरे पर लगाए चाहे दूसरा पहले पर लगाए, ये दोनों बल बराबर होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि दिशा विपरीत होती है, लेकिन परिणाम क्या होता है? बराबर होता है। इन दोनों का परिमाण क्या होता है? बराबर होता है। तो जो परिमाण निकालने का फार्मूला इन्होंने दिया, जो इन्होंने बात बताई कि दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम इन्होंने क्या बताया? गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम यह है कि जो दो पिंडों के बीच में, दो कणों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि पिंडों का गुणनफल ज्यादा रहेगा, यानी बड़े बड़े पिंड रहेंगे, तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। ठीक है। और यदि पिंड छोटे छोटे रहेंगे
तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। जैसे समझ लीजिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच बल लगता है, वैसे ही चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बल लगता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, ये बड़े बड़े पिंड है, इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। यही कारण है कि समुद्र का जो जल होता है वो ऊपर और नीचे उठने लगता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि ज्वार भाटा का आना गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कमाल होता है। मैं इस दीवार पर, इस व्हाइट बोर्ड पर बल लगा रहा हूं, अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा द्रव्यमान इस व्हाइट बोर्ड का द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए ये बल अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पर पिंडों का द्रव्यमान अधिक हो जाता है वहां पर यह बल प्रभावी हो जाता है और उसका अनुभव हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल न्यूटन जी ने यह बताया कि दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात इन्होंने यह बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह व्युत्क्रम बल होता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है कि जो बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यहाँ पर दो बातें मिली हुई है आपको। एक, दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो वस्तुओं के बीच में दूरी घटाएंगे, कम होगी, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दूरी कम होगी तो बल का प्रभाव बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। और दूरी यदि बढ़ाएंगे तो बल का प्रभाव कम होगा, यानी कि बल क्या होगा? घटेगा। इन दोनों बातों को एक साथ गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं? m1 m2 बाई क्या लिख सकते हैं? r²। अब एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, यही अनुक्रमानुपाती का भी चिन्ह है और यही व्युत्क्रमानुपाती का भी चिन्ह है। जैसे एक बात समझ लीजिए, जैसे ए डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल एम, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती बोला जाएगा। ए अनुक्रमानुपाती है क्या? एम के, ऐसे। और यही मैं लिख दूं 1/m, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ए जो है यम के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अब ये व्युत्क्रमानुपाती बताने लगा। कब? जब 1/ लिख देंगे तब। ठीक है, तो 1/m के यह अनुक्रमानुपाती है, लेकिन यम के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि 1/m लिख दिया गया है। तो यह अनुक्रमानुपाती को भी संबोधित करेगा, व्युत्क्रमानुपाती को भी संबोधित करेगा। जब 1/, में लिख देंगे तो व्युत्क्रमानुपाती को संबोधित करने लगेगा, और नहीं लिखेंगे तो अनुक्रमानुपाती को संबोधित करेगा। अब एक बात समझ लीजिए कि गणित में जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है ना, उस चिन्ह को हटाने के लिए हम किसी अचर संख्या से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, f बराबर यहाँ पर हमने g से गुणा कर दिया। ये f, इस चिन्ह को हटाने के लिए हमने क्या किया है? g से गुणा कर दिया। g m1 m2 बाई r²। ठीक है ना? यहाँ पर g है, उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। नियतांक। तो हमने किससे गुणा किया है? g से गुणा किया है। तो जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है वह किस में बदल गया है? बराबर के चिन्ह में बदल गया है। तो यह जो फार्मूला है, जो सूत्र है, जो नियम है, इसी नियम को, सूत्र को हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सूत्र कहते हैं, नियम कहते हैं। इस फार्मूले से ही हमें न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पता चल जाएगा। अब इसके कुछ गुण के बारे में बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का
गुण क्या क्या होता है। पहला बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह हमेशा आकर्षण का बल होता है। अब तक ऐसा कोई बल नहीं पता चला है गुरुत्वाकर्षण संबंधित यानी कि द्रव्यमान संबंधित जो क्या हो, जो प्रति। तो मैं गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ गुण बता देता हूं। गुरुत्वाकर्षण बल का जो पहला गुण है कि यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह हमेशा आकर्षण का बल है। यहां से एक बात आपको बहुत जबरदस्त बात पता चल रही है, क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का बल है। इससे बात यह पता चल रही है कि द्रव्यमान अब तक केवल एक ही प्रकार का खोजा गया है। द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है, दो प्रकार का नहीं हो सकता। हो सकता है कि हो, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि द्रव्यमान दो प्रकार का है। ठीक है ना, क्योंकि यदि दो प्रकार का होगा तो दो प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे जो वैद्युत बल है ना वह दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। इससे यह पता चल रहा है कि जो वैद्युत बल है वह किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। उसी तरह से चुंबकीय बल को भी ले लीजिए, चुंबकीय बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल है, यह किसके कारण उत्पन्न होता है, चुंबक के ध्रुवों के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब चुंबकीय ध्रुव भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धन ध्रुव, एक ऋण ध्रुव। लेकिन जो द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह हमेशा एक ही प्रकार का है। तो यहां से एक बात पता चल रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक ही प्रकार का है। ठीक है, हो सकता है कि अलग ब्रह्मांड में वह हो, ठीक है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अभी तक ऐसा संभव नहीं है। अब आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। तो पहला मैंने गुरुत्वाकर्षण बल का गुण बताया कि यह हमेशा आकर्षण का बल है। दूसरा मैं बता दूं कि यह दीर्घपरासीय बल है। क्या है, दीर्घपरासीय बल है। दीर्घपरासीय बल का मतलब क्या है, दीर्घ माने आप जानते हैं कि बड़ा होता है, ठीक है ना, दीर्घ माने बड़ा। अपरासीय, परासीय माने दूरी, परास माने दूरी होता है, ठीक है ना। गणित में आप पढ़े होंगे परास, ठीक है। अच्छा है, आगे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको प्रक्षेप गति, तो वहां पे परास बताऊंगा। तो परास माने फिलहाल के लिए समझ लीजिए दूरी। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह दीर्घपरासीय बल है, यानी कि यह केवल कुछ दूरियों तक, कुछ किलोमीटर तक नहीं बल्कि कई 100 किलोमीटर, बल्कि लाखों 100 किलोमीटर तक प्रभावी रहता है। जैसे सूर्य का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है, चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, तो यह बहुत दूर है। तो इसलिए चाहे और भी समझ लीजिए, जो भी आकाश गंगाएं हैं, हमारी आकाश गंगाएं हैं, वह भी हमारी पृथ्वी पर बल लगा रही हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ये बात पता चल रही है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह दीर्घपरासीय बल है। तीसरी बात, यह केंद्रीय बल है। सवाल यह है कि भाई केंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रल फोर्स है। केंद्रीय बल का मतलब यही होता है कि इस बल की दिशा हमेशा एक निश्चित बिंदु की तरफ होती है, या एक निश्चित बिंदु से हमेशा अलग दिशा में होती है। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे समझ लीजिए, जैसे यह पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया। चलिए पहले मैं सूर्य द्वारा जो पृथ्वी पर लगाया गया बल है उसकी मैं चर्चा करता हूं। अच्छा है, पृथ्वी जो है वह सूर्य पर लगाया बल है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए ये पृथ्वी यहाँ है, सूर्य का चक्कर ये लगाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये पृथ्वी सूर्य पर बल लगा रही है, इस दिशा में बल लगा रही है ना, इस दिशा में। अब पृथ्वी हमारी यहाँ चली जाएगी तो इसी दिशा में बल लगाएगी, इसी एक बिंदु की तरफ लगाएगी। देख लीजिए, यह भी हमारी पृथ्वी है, इसी दिशा में बल लगा रही है, ये उसी बिंदु की तरफ लगा रही है, उसी बिंदु की तरफ लगा रही है,
उसी बिंदु की तरफ लगा रही है, उसी बिंदु की तरफ लगा रही है, उसी बिंदु की तरफ लगा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह केंद्रीय बल होता है, हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में काम करता है, फिक्स बिंदु की तरफ काम करता है। देख लीजिए, एक फिक्स बिंदु की तरफ काम कर रहा है, देख लिया है। ये तो पृथ्वी का सूर्य पर लगे हुए बल की चर्चा कर रहे हैं। चाहेंगे तो आप सूर्य का पृथ्वी पर लगे हुए बल की भी चर्चा करेंगे तो वह केंद्रीय बल कहा जाएगा। अब यह संरक्षी बल भी है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या है? संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षीय बल है। संरक्षी बल किसे कहते हैं भाई? तो संरक्षी बल का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूं, आगे आपको पढ़ना भी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है, अर्थात संरक्षी बल का मतलब ये होता है कि किसी, मान लीजिए कि दो बिंदु है, ए है एक बी है, तो ए से बी तक जाया जाए और बी से ए तक जाया जाए। ए से हमने बी तक गया, बी से ए तक गया, ठीक है। तो इस पूरे परिपथ में जो वस्तु द्वारा किया गया कार्य है वो क्या हो? जीरो हो। तो इस तरह के बल को ही हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। यदि किसी बल के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाया जाए और पुनः दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक आया जाए, तो इस पूरे चक्कर में, पूरी साइकिल में जो बल के द्वारा किया गया कार्य है वो जीरो हो, तो इस तरह के बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षी बल बोलते हैं, ठीक है। अगला बात, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो क्षीण बल है। क्षीण बल का मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हम सामान्य जीवन में नहीं कर पाएंगे। कब? जब छोटी छोटी वस्तुएं रहेंगी तब। गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हम कर पाएंगे कब? जब बड़ी बड़ी वस्तुएं रहेंगी तब। तो आज मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है। मैंने विज्ञान की शाखाएं के बारे में बताया, उन शाखाओं में किसका किसका अध्ययन करते हैं ये मैंने बताया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। पुनः मैं आप लोगों से एक बार और कहूँगा कि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसको आप पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं इस लॉकडाउन में जो परेशान हैं सब हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, लाभ ले सकें और अपना जो अध्ययन है वह सुचारू रूप से चला सकें। हमारे जो भी कमी हो, जितनी भी कमियां हैं, आप उन कमियों को कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP को, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।